Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का जो है परीक्षा का टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है। तो बहुत से बच्चों का मैसेज था कि मैम हम लोगों को मॉडल पेपर 2026 के अकॉर्डिंग बना कर दीजिए। तो ये आज से आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट है। आप कौन सी क्लास का? तो क्लास जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर, जो बच्चे हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में होम साइंस लिए हैं, जो जिनकी ब्रांच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ब्रांच है? ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर कौन सा है आपका? तो रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आप लोगों का पेपर फर्स्ट है। तो इसे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट चाहे बच्चे जो लिए हों या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे, सबका पहला पेपर और दूसरा पेपर क्या होता है? कॉमन होता है स्टूडेंट। ठीक है, चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाले हों और चाहे आप फूड एंड न्यूट्रिशन वाले हों, तो पहला और दूसरा पेपर क्या होता है? कॉमन पेपर होता है। तो आइए स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों का हमने पार्ट 1 आज स्टार्ट किया है। ये आपका मॉडल पेपर पार्ट 1 है। अब आइए देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि विज्ञान किसे कहते हैं? वैज्ञानिक विधि की परिभाषा एवं जो है विशेषताएं बताइए। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके चरण बताइए, ऐसे भी आ सकता है। या विज्ञान किसे कहते हैं, या हैं वैज्ञानिक विधि की परिभाषा और विशेषताएं बताइए, ऐसे भी आ सकता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे। तो विज्ञान का अर्थ, तो देखिए विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण तथा परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। विज्ञान में विषय का नियमबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो विज्ञान होता है वो क्या क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, और उसमें हम क्या किस कारण से हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके बीच के जो संबंध होते हैं उसको स्थापित कौन करता है? विज्ञान करता है। और विज्ञान हमेशा क्या होता है? नियमबद्ध और क्रमबद्ध के द्वारा जो इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए किसी भी शास्त्र को विज्ञान होने के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए या निम्नांकित बातें होनी चाहिए। तो देखिए मतलब कैसे वो साइंस है, कैसे वो विज्ञान है। कोई भी शास्त्र, कोई भी विषय हो, जैसे आपका समाज शास्त्र हो गया, कोई भी शास्त्र है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सब कोई भी शास्त्र है, कोई भी विषय है, तो उसको विज्ञान होने के लिए कौन कौन सी बातें जो उनमें होनी चाहिए जिससे हम कह सके कि नहीं ये विज्ञान है। तो देखिए पहला क्या है आपका? ज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? तथ्यों के विश्लेषण के फलस्वरूप कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए। तीसरा क्या है? इन नियमों में सर्वव्यापकता का गुण होना चाहिए। चौथा क्या है? विज्ञान द्वारा एक निश्चित भविष्यवाणी की जानी चाहिए। और पांचवा क्या है? इन सिद्धांतों का निर्माण कारण तथा परिणाम के संबंधों के आधार पर जो है होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? ये आपका जैसे विज्ञान होने के लिए इन बातों का जो है उसमें शामिल, ये सारी बातें अगर उसमें शामिल हैं तभी क्या है? तभी वो विषय क्या है? आपका विज्ञान है। अब आइए देखिए विज्ञान की हम परिभाषा देख लेते हैं, सरल शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जो किसी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान कराता है, कारण तथा परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है तथा अपने विषय संबंधी नियमों की खोज करता है, वही क्या है? वही हमारा क्या होता है? विज्ञान होता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड्स की क्या क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए चैपलिन एक विद्वान थे, उन्होंने क्या परिभाषा दिया किसका? वैज्ञानिक विधि का। तो देखिए वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया? चैपलिन ने यह बताया कि जो साइंटिफिक मेथड है तो वह प्रविधियां हैं जिनका क्या करते हैं? उपयोग हम ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाने वाला जो खोज होता है, ज्ञान की खोज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो चैपलिन के द्वारा। देखिए थाउलेस ने क्या परिभाषा दिया? थाउलेस ने बताया कि वैज्ञानिक विधि सामान्य नियमों की खोज में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो सामान्य नियमों की खोज में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। यही क्या है, ये आपका जो है वैज्ञानिक विधि की परिभाषा होगी। अब आइए देखिए उपरोक्त परिभाषा से, यानी जो वैज्ञानिक विधि की जो परिभाषा दी है वो कैसे मतलब संक्षेप में हम क्या बता रहे हैं। तो देखिए यह प्रविधियां देखिए ऊपर भाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रविधियां वह व्यवस्था है, ठीक है, यह प्रविधियां वह व्यवस्था है जिसमें किसी अध्ययन का निष्पक्ष, व्यवस्थित और नियंत्रित करके प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण करके उपकल्पना की जांच या सत्यापन द्वारा समस्या का समाधान ही क्या है, आपकी वैज्ञानिक पद्धति। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक विधि है तो वह व्यवस्था है जिसमें हम क्या, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए इस समय क्या है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको क्या, उसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और उनका विश्लेषण, उनका हाइपोथेसिस बनाकर, उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस बनाकर उनकी जांच करते हैं, उनका सत्यापन करते हैं और जो समस्या, जैसे बेरोजगारी की समस्या हो गई तो उसका हम कैसे निदान कर सकते हैं, बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, तो उसका सत्यापन करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, नए नए वैकेंसी को लाएंगे, हर घर से मतलब एक एक लोगों को संविदा पर ही सही जॉब दिलवाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे वो जो है बेरोजगारी की संख्या क्या होगी, कम होगी। और उसके बाद क्या, ये जो समाधान हो रहा है वो क्या हो रहा है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हो रहा है ना, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने से हो रहा है। यही हमारे क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या है, तो पहला विशेषता क्या, वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प, दूसरा क्या, पुनरावृत्ति, तीसरा नियंत्रण, चौथा निश्चितता, पांचवा वस्तुनिष्ठता, छठा प्रामाणिकता और सत्यापनीयता, सातवां है सामान्यीकरण, आठवां है व्यवस्थित अध्ययन। ये क्या है, ये आपका जो है 8 जो है वो विशेषता है। अब आइए हम एक एक विशेषता के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब क्या होता है, डिजाइन। अभिकल्प को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की जो है प्रक्रिया है। इसमें क्या बताया गया कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प है वह क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों को, मतलब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसको हम क्या करें, क्रियान्वित कर रहे हैं, मतलब कार्य करने के लिए आगे उसको बढ़ा रहे हैं। और वो मतलब पूर्वानुमान की प्रक्रिया से हम उसको जोड़े कि मतलब हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ ऐसा होगा। तो वही क्या हमारा पहला जो है विशेषता होगी। अब आइए देखिए दूसरा, हम पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि किसी काम को क्या है, बार बार करना, ठीक, बार बार क्या है, दोहराना या करना। अब आइए देखिए रेबर के अनुसार पुनरावृत्ति क्या है। पुनरावृत्ति का अर्थ यह है कि अनुसंधान करता या अध्ययन करता अध्ययन को क्या कर रहा है, बार बार दोहराता है। जैसे आपकी परीक्षा आने वाली है, मतलब टाइम टेबल आ जाएगा तो पेपर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब यही वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। और प्राप्त परिणामों की सत्यता को प्रमाणित करता है, यानी जो भी रिजल्ट मिला, ठीक है, जैसे बेरोजगारी इधर मान लीजिए 5 लाख मिला, तो हम 5 लाख को चाहे जब भी हम मतलब देखेंगे तो बेरोजगारी दर क्या होगी, चाहे कितनों बार देखेंगे तो 5 लाख ही दिखाएगी, ठीक है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक विधि द्वारा जो भी अध्ययन किए जाते हैं वह इतने शुद्ध और प्रमाणित होते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति कभी भी और कहीं भी की जा सकती। कहने का मतलब क्या, कि बेरोजगारी कल भी थी और बेरोजगारी आज भी है, ठीक है, यानी जो बेरोजगारी है वो कल भी थी और बेरोजगारी क्या है, आज भी है। तो चाहे हम जितनी बार देखेंगे तो वो बेरोजगारी हमेशा, जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो हमेशा हमारे सामने रहेगी जब तक कि क्या इसका हम निदान न कर दे, ठीक है। फिर क्या, अध्ययन करता जितनी बार अपने अध्ययन की पुनरावृत्ति करता उसे हर बार एक ही परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पुनरावृत्ति में प्राप्त परिणामों की सत्यता क्या होती है, प्रमाणित होती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हमने बताया, आपका बेरोजगारी बताया। तो चाहे अध्ययन करता, चाहे जितना बार भी वो उस मान लीजिए कोई थीसिस लिख गई है, ठीक है, कि इतने परसेंट 2011 में इतने परसेंट लोग बेरोजगार थे, एक रेशियो निकाल लिया गया कि 2011 में या आज से जो है 15 साल 16 साल पहले बेरोजगारी इतनी थी, अब क्या है बढ़कर बेरोजगारी इतनी हो गई। तो यानी 2011 में जो बेरोजगारी संख्या जो निकाला गया, मान लीजिए 5 लाख निकाला गया, तो 5 लाख वाकई में उस समय थे, अब क्या है बढ़कर वो करोड़ों में हो गई। ओके, ये चीजें हैं, ठीक है।
आगे देखिए नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिक विधि की यह एक प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता घटना को प्रभावित करने वाले बाधक चरों और सार्थक चरों को नियंत्रित करके अध्ययन करता है। इस प्रकार जब अध्ययन नियंत्रित दिशाओं में किया जाता है, तब इस प्रकार के कार्य कारण संबंध का अध्ययन शुद्ध ढंग से किया जा सकता है। नियंत्रित दशाओं में किए गए अध्ययन ही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं। वैज्ञानिक विधि में नियंत्रण आवश्यक पद है। ठीक है, तो नियंत्रण क्या हो गया, तो वैज्ञानिक विधि की यह एक क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधान करता है क्या, किसी भी घटना से क्या होता है, जो बाधक जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं या सार्थक चर होते हैं, तो उन दोनों में क्या करता है, नियंत्रित करता है। दोनों को नियंत्रित करके अपना अध्ययन कार्य आगे बढ़ाता है। अगर वो नियंत्रण नहीं करेगा तो उसको उस पर क्या होगा, उस पर जो है बाधक तत्व बाधक जो चर है और सार्थक जो चर होंगे उनका जो है प्रभाव दिखाई देगा। इससे क्या होगा, उसका जो मान लीजिए शोध है, रिसर्च है, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनकम्प्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अधूरा हो जाएगा, वो सत्यापित नहीं हो पाएगा। अब देखिए चौथी विशेषता क्या होती है, निश्चितता। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणामों में अस्पष्टता, अनिश्चितता नहीं होती है। वैज्ञानिक विधि हर विज्ञान के लिए अलग अलग ना होकर सभी विज्ञानों के लिए एक सी होती है। इस विधि में अनिश्चितता, अस्पष्टता या संदेह उत्पन्न करने वाले तथ्यों का कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर वैज्ञानिक विधि में निश्चितता का गुण पाया जाता है। जैसे एक अध्ययनकर्ता, उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे एक अध्ययनकर्ता एक अध्ययन इकाई को देखकर, यहाँ पकड़, एक अध्ययन इकाई को देखकर कहे कि यह बहुत लंबा है, तो इसमें निश्चितता का गुण नहीं है। यह वैज्ञानिक बात भी नहीं होगी। और निरीक्षणों और मापन के आधार पर यदि यह कहा जाए कि इकाई 5 फुट 7 इंच लंबी है, तो इस बात में निश्चितता है कि यह वैज्ञानिक बात है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई अध्ययन करता है और वो बोल दे कि मतलब यह बहुत लंबा है, यानी उसको नापा नहीं, ठीक है, उसको मतलब उसका नाप नहीं कर रहा है, वो खाली बोला बहुत लंबा है, तो इसमें कोई निश्चित बात नहीं कि वो कितना लंबा, ये तो निर्धारित नहीं हो पा रहा और विज्ञान। लेकिन हाँ, जैसे हम बोल दे, जैसे आप लोगों में बहुत से लोगों की हाइट होगी 5 फीट 3 इंच 6 फुट होगा, ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, इसमें ये बात निश्चित हो रही है कि आपकी हाइट जो है 5 फुट 3 इंच है, आपकी हाइट जो है 6 फुट ही है। तो ये क्या हो रही है, निश्चित। और यही बात क्या हो रही है, वैज्ञानिक हो रही है। और इसमें क्या है, एक निश्चित मतलब ये निश्चय है कि उसकी हाइट ये यही है, ये निश्चित है। ओके, ये हो गया। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए पांचवा विशेषता हमारी क्या है, पांचवा विशेषता के बारे में देखते हैं, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में क्या है था, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब सीधे, वस्तुनिष्ठता का अर्थ किसी घटना का निरीक्षण उसके सत्य रूप में किया गया और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को की मनोवृत्तियों का निरीक्षणों पर प्रभाव न पड़े। इस प्रकार के निरीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह वस्तुनिष्ठ परिणाम कहलाते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हुआ कि घटना का निरीक्षण उसके सत्य रूप में किया गया, ठीक है, मतलब उसको स्वीकारा गया। और निरीक्षण करते समय क्या है, निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों का निरीक्षणों पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही निरीक्षण क्या है, आपके वस्तुनिष्ठ परिणाम जो है कहलाते हैं। अब आइए देखिए छठवां क्या है, प्रामाणिकता या सत्यापनीयता। देखिए वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताओं में यह एक विशेषता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें प्राप्त परिणामों का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है। प्रामाणिकता का यह भी अर्थ होता है कि किसी परिणाम की जांच जितने बार भी की जाए और जब भी की जाए, वो परिणाम जो होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके बार बार वही रिजल्ट, वही परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। यानी एक ही, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो मतलब पहला जिसने मतलब ये दे दिया, जैसे कोई नियम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इससे पहले क्या न्यूटन का नियम दिया गया था ना, कि जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, फल या कोई भी वस्तु जैसे ऊपर हम फेंकेंगे तो नीचे आकर गिरेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये परिणाम सत्यापित हो रहा है, मतलब ये बात सच है। चाहे आप 20 साल पहले भी देखिए तो वही चीज था, आज भी क्या है, आज भी वही चीज है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए सामान्यीकरण क्या होता है। सामान्यीकरण में देखते हैं हम, कोई भी अध्ययन करता किसी समूह या समाज के सभी व्यक्तियों
का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह उस समाज या समूह से एक छोटे प्रतिदर्श चुन लेता है और इस चुने हुए प्रतिदर्श पर वह अपना अध्ययन संपादित करता है और अध्ययन से परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है। परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त उसके परिणाम कहाँ तक उस समाज या समूह के लिए सही है, जिस समूह या समाज से वह प्रतिदर्श चुना गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सामान्यीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे जहाँ पर कोई भी मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, तो सोसाइटी में बहुत लोग रहेंगे या मान लीजिए 100-200 का, या तो हम कोई गांव को हम कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जिला ले लिए, तो जिले में क्या है, जिले में तो लाखों लोग हैं, तो अब लाखों लोगों पर तो कोई भी रिसर्च कार्य नहीं होगा ना, लेकिन हाँ उन लाखों लोगों में जैसे एक छोटा गांव हम ले लेते हैं जहाँ की आबादी मान लीजिए 2 से 3 हजार लोग, जैसे एक गांव में 2 से 3 हजार लोग हैं, अब तीनों हजार का तो हम सैंपलिंग नहीं, लेकिन हाँ 3 हजार में से हम क्या करेंगे, 500 लोगों को हम चुन लेंगे और वो 500 की जो क्वालिटी होगी, मतलब जो गुण जो या विशेषता जो पाई जाएगी वो क्या है, तीनों हजार के गुणों से जो है मिलती जुलती रहेगी। कहने का मतलब आप समझिए, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले क्या करते हैं, अगर उसका सैसे उसका जैसे शैम्पू हम लिए, शैम्पू को हम पूरा बॉटल का तो नहीं यूज करते ना, पहले नहीं लेते, लेकिन पहले क्या करते, पहले छोटा वाला सैसे ले लेते हैं, पाउच ले लेते हैं, 2 रुपया वाला, जब उसको ट्राई करते हैं हमको सूट करे तब जाकर हम बोतल ले लेते हैं। यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि हम कोई भी अध्ययन काम करने जा रहे हैं तो हम पूरे को नहीं लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से कुछ प्रतिदर्श को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल पर अपना जो है रिसर्च कार्य करते हैं। और लेकिन हाँ सैंपल जो हम लिए हैं वह सैंपल जो है उन लोगों की सारी विशेषता सारी क्वालिटी को क्या करे, दर्शाता हो। अगर वो नहीं दर्शा रहा है, डिफरेंट है, तब क्या है, हमारा जो रिसर्च कार्य होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा, या जो चुना हुआ जो प्रतिदर्श है वह मतलब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उन लोगों की जो है विशेषता के बारे में जो है नहीं बता पा रहा है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये लास्ट ईयर 2024 में ये प्रश्न आया था, वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताइए। देखिए हम आपको 3-4 मॉडल, फर्स्ट पेपर का 3-4 मॉडल पेपर देंगे, बस 3-4 मॉडल आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट की, बहुत से बच्चे अभी आज इस बार क्या आप लोग भी पहली बार जो है पेपर देंगे, तो याद रखिएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपका जो है सेक्शन सी में होता है, ठीक है, किस में होगा, आपका सेक्शन सी में। इसमें जो है आपका जो है 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन में से हमको क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन करना होगा, चारों को मत नहीं कर रहिएगा आप लोग। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में 4 दिया रहेगा, 4 में से हमको क्या करना है, 2। हर क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 20 नंबर और दूसरा क्वेश्चन आपका 20 नंबर, इन टोटल आपके मार्क्स कितने होंगे, 40 नंबर के होंगे। और आप लोग सबसे पहले जो है सेक्शन सी ही टच करिएगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है, ठंडी का समय है, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप करके फिर सेक्शन बी करिएगा, फिर सेक्शन ए करिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए हम इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, वैज्ञानिक पद्धति के चरण। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य की खोज करना है, परंतु इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन में आरंभ से अंत तक अत्यंत सुनिश्चित व व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है। देखिए हमने बताया ना कि मतलब जो वैज्ञानिक पद्धति होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें स्टेप होता है 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लुंडबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के क्या 4 चरण बताए। कितने चरण बताए, 4 चरण। कौन कौन सा, तो कार्यशील प्राक कल्पना का निर्माण, दूसरा अवलोकन तथा तथ्यों का अवलोकन, तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण संगठन, चौथा है सामान्यीकरण, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये लुंडबर्ग के द्वारा दिया। एक ऐसे ही वैज्ञानिक और थे पीवी यंग ने, तो पीवी यंग ने जो है इस पद्धति को क्या 6 चरणों में बताया है, ठीक है। कौन कौन, पीवी यंग ने क्या किया, 6 चरण में 6 चरण जो है वैज्ञानिक पद्धति के बताए। कौन कौन से, तो पहला क्या, अध्ययन के लिए समस्या का चुनाव करना, दूसरा कार्यशील प्राक कल्पना का निर्माण, तीसरा वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या और घटना का अवलोकन, चौथा संकलित तथ्यों का आलेखन, पांचवा है तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण, और छठवां है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। ये क्या है, ये आपके जो है 6 चरण हैं।
अब आइए देखिए हम बात करते हैं इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे जो है वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन-कौन से चरण हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति हम कोई भी शोध कार्य करने हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास समस्या होनी चाहिए। समस्या होगा तभी तो हम उसका समाधान देखेंगे। तो सबसे पहला चरण हमारा क्या है समस्या का चुनाव करना। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सत्य की खोज के लिए सबसे पहले क्या है उस समस्या का उसे नहीं उस समस्या का चुनाव करते हैं जिसकी हमें खोज करनी जैसे गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो ये क्या सबसे पहले हम क्या है समस्या का चुनाव कर लिए। अब दूसरा क्या है अब समस्या का जब चुनाव हो जाएगा तो अध्ययन के उद्देश्यों का हम निर्धारण करेंगे। यानी कौन-कौन से जो है उद्देश्य हम लेंगे जिससे कि क्या हो सकता है उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो देखिए समस्या के चुनाव के बाद अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे बेरोजगारी की समस्या का चुनाव करने के बाद शोधकर्ता बेरोजगारी से संबंधित अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करेगा यानी किन किन कारणों से जो है जो है बेरोजगारी आई ठीक है और इसको इसको मतलब हम दूर करने के लिए क्या क्या उद्देश्य बना सकते हैं जिससे कि हम बेरोजगारी को खत्म कर सके ओके। अब आइए देखिए हम तीसरा बात करते हैं प्राक कल्पना का निर्माण। प्राक कल्पना मतलब हाइपोथेसिस। तो देखिए वैज्ञानिक अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं है इसका संबंध प्राय जटिल घटनाओं से होता है। इसलिए शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में पहले से ही सामान्य ज्ञान के आधार पर अनुमान या निष्कर्ष निकाल लेता है। इन्हीं पूर्व अनुमानों को प्राक कल्पना या उपकल्पना कहते हैं। यानी जिसे कहने का मतलब क्या कि हम बेरोजगारी को देखें फिर हम सोचे कि नहीं ये काम करेंगे तो इतने परसेंट क्या हुआ बेरोजगारी कम हुआ। तो एक अनुमान लगाए ना कि मान लीजिए 5 लाख लोग बेरोजगार है अगर हम इस तरह से घर-घर करेंगे तो कुछ मतलब मान के चलिए 3 लाख 4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा और क्या है 1 लाख लोग जैसे जो है बेरोजगार रहेंगे। हाँ, तो उसमें भी हम क्या करेंगे उनकी योग्यता को रख देंगे तो उसमें हमारा और रेशियो बढ़ जाएगा और छँट जाएँगे। तो वो क्या हो रहा एक हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है? अब आइए देखिए हम आगे चलते हैं चौथा हमारा क्या है अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाई का निर्धारण। प्राक कल्पना का निर्माण हो जाने पर अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाई उसके लक्ष्य निश्चित करते हैं। पांचवी विशेषता क्या है अध्ययन पद्धति और यंत्रों का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र निर्धारित हो जाने के बाद संकलन के लिए अध्ययन पद्धति का चुनाव किया जाता है। उन उन स्रोतों का पता लगाया जाता है जहां से अध्ययन के लिए अपेक्षित सामग्री मिल सके। इसके लिए ऐतिहासिक स्रोतों और क्षेत्रीय स्रोतों को क्या करते हैं हम इसके लिए जो है उनको जो है ढूंढते हैं। अब आइए देखिए छठा चरण हमारा क्या अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन। तो वास्तविक अवलोकन अवलोकन मतलब क्या होता है देखना। अवलोकन का मतलब क्या होता है देखना। तो वास्तविक अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य अंग है। वास्तविक अवलोकन या निरीक्षण करने से पहले पक्षपात रहित होकर उन तथ्यों का चुनाव कर लेना आवश्यक होता है जो हर संभव रूप में प्राक कल्पना की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने के लिए जो है पर्याप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या अवलोकन और तथ्यों का संकलन में क्या होता है तो यही चीज यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या वास्तविक अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य अंग होता है। तो यानी मतलब तथ्यों को हम देखते हैं देखकर जो है डाटा जो है एकत्रित करते हैं उसको संग्रहित करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या सातवां हमारा क्या तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण और व्याख्या। यानी जो डाटा हमने ले लिया उसको क्या है वर्गीकरण करेंगे उसका विश्लेषण करेंगे और उसकी क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। ठीक है तो जैसे केवल तथ्यों के संकलन कर लेने से ही हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण और उसकी व्याख्या करें। शोधकर्ता द्वारा किए जाने वाले वर्गीकरण की प्रकृति उसकी अपनी अंतर्दृष्टि अनुभव योग्यता अध्ययन का उद्देश्य तथा तथ्यों की पूर्णता व यथार्थता पर जो है निर्भर करेगी। ठीक है तो ये चीज हम क्या करते हैं उस पर हम देखते हैं। फिर क्या है आपका सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है वैज्ञानिक पद्धति में सामान्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में सामान्य होती है। ठीक है यानी कहने का मतलब क्या चाहे वो कोई भी विज्ञान चाहे जंतु विज्ञान हो चाहे वनस्पति विज्ञान हो चाहे इवन आपका होम साइंसिंग क्या हो तो ये सभी के लिए क्या है सभी के लिए वो एक ही समान रहेगी।
और कार्ल पियर्सन ने क्या किया, वैज्ञानिक पद्धति सभी शाखाओं में एक जैसी होती है। उन्होंने सामान्यीकरण को परिभाषित किया कि जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो क्या है, सभी शाखाओं में एक जैसी होती। अब आइए देखिए नवा क्या है आपका, पुनर्परीक्षण या जांच। वैज्ञानिक पद्धति में प्राप्त निष्कर्ष की किसी भी समय जांच की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति पुनर्परीक्षण की कसौटी पर क्या सदा हमेशा खड़ी उतरती है। ठीक है। 10वां क्या, भविष्यवाणी। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से किसी भी घटना के कार्य कारण संबंधों को जाना जा सकता है और यह संबंध स्पष्ट होते ही उस घटना की भविष्य गतिविधि के विषय में संकेत करना क्या होता है, सरल हो जाता है। जैसे अभी जो आपका 2019 में जो कोविड आया तो इसका क्या था, इसकी भविष्यवाणी जो 40 साल 50 साल पहले ही कर दी गई थी कि नहीं एक बार क्या है मतलब ऐसा आएगा, तो किसके आधार पर, जो है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। अब आइए देखिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या, तथ्य की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए तथ्य मतलब डाटा, डाटा की क्या करना है आपको, परिभाषा देना है और आपको क्या है इसकी विशेषताएं बताई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तथ्य वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला है। वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्य शब्द का प्रयोग बहुत अधिक पाया जाता है। तथ्य का सामान्य अर्थ एक ऐसी घटना या वस्तु से है जिसका स्वरूप पर्याप्त निश्चित तथा स्पष्ट होता है और जिसकी सत्यता और निश्चितता के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो। वैज्ञानिक तथ्य और विज्ञान में कोई फर्क नहीं दिखते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार विज्ञान सत्य निश्चित और सही होते हैं, उसी प्रकार का तथ्यों में काफी निश्चितता, सहीपन और सत्यापन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। विज्ञान की विषय वस्तु का निर्माण तथ्यों की सहायता से होता है। तथ्यों को संकलित करना ही विज्ञान की विषय वस्तु और उद्देश्य होता है। अब देखिए गुडे एंड हार्ट के अनुसार क्या, एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है। एक अनुभव सिद्ध क्या होता है, सत्यापनीय क्या है, अवलोकन ही क्या होता है, तथ्य होता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार क्या है, कोई प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने योग्य वास्तविकता का मद पद और विषय ही क्या है, तथ्य। नहीं, इन्होंने ये बताया कि जो डाटा होता है वो क्या है, मतलब कहीं पर प्रकाशित हो सके, उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसमें क्या वास्तविकता के पद मद जो विषय भी जो भी हम शामिल किए हैं वही क्या है, हमारे तथ्य हैं। और थॉमस जैविकी के अनुसार उन्होंने क्या बताया, तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है। तथ्य स्वयं में क्या है, एक अमूर्तीकरण ही। तो ये क्या है आपका तथ्य का जो है, डाटा का जो है परिभाषा हो गया। अब देखिए यहाँ पर सुन लीजिए जो तथ्य हैं। ठीक है। तथ्य जो है वो क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। तथ्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक तथ्य, दूसरा होता है द्वितीयक तथ्य। प्राइमरी डाटा जो होता है वो तुरंत प्राप्त किया जाता है और द्वितीयक डाटा या तथ्य का मतलब क्या होता है, जो किताब है, किताब हुआ, मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, ठीक है, कोई डायरी हुई, मतलब ये सब जो है, मतलब जो वहाँ से जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें जो है हमारी सेकेंडरी के अंतर्गत आएंगी। अब आइए देखिए हम तथ्य की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तथ्य की विशेषता क्या है, तो तथ्य एक ऐसी घटना है, ठीक है, तथ्य एक ऐसी घटना है जो कि वास्तविक रूप से घटित हो या जो वास्तविक रूप में विद्यमान हो। यानी डाटा का मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा है कि जो वास्तविक मतलब वास्तव में घटी, जैसे कि आपका कोविड आया, ठीक है, तो कोविड क्या हुआ, कोविड की जो घटना क्या है वास्तविक रूप से आई और क्या है वो नेचर में, वो प्रकृति में क्या अभी भी जो है विद्यमान है। फिर क्या, तथ्यों को भौतिक या शारीरिक मानसिक घटनाओं के रूप में क्या है देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये हुई। तीसरी विशेषता क्या, घटना को सभी लोग सच मान सकते हैं और अगर किसी को कुछ भी संदेह है तो वह स्वयं इसकी वास्तविकता का पुनर्परीक्षण या जांच कर सकता है। इस अर्थ में जिस घटना का पुनर्परीक्षा या सत्यापन की जांच संभव नहीं है वही क्या है आपका तथ्य होता है, वही क्या है आपका तथ्य होता है। चौथा हमारा क्या है, चौथा है आपका कि घटना का निरीक्षण या अवलोकन या अनुभव संभव है, अर्थात वह चीज है, वह घटना घटित हुई, इस बात की पुष्टि निश्चित पूर्वक अवलोकन या अनुभव द्वारा किया जा सकता है। पांचवी विशेषता क्या, घटना की दुनिया में सच कहकर स्वीकार किया जाता है, इसके अवलोकनों वह
ठीक है, वह मापों के संबंध में सभी लोगों का समान मत होता है। छठवां क्या है, सभी सत्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, यह एक आवश्यक शर्त है। साथ ही किसी न किसी प्रकार के अनुभव द्वारा इस बात की पुष्टि होना भी ज़रूरी है कि वह तथ्य वास्तव में विद्यमान है या क्या है, वास्तव में यह जो घटना है वो क्या हुई, घटित हुई थी। ये क्या है, ये आपके जो है तथ्य से संबंधित ये सब सब क्या थी, विशेषताएँ थी। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, साक्षात्कार के उद्देश्य बताइए। देखिए 2024 में आपका ये प्रश्न भी पूछा गया था कि साक्षात्कार के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं। तो अब देखिए ये अति लघु में यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में था। तो देखिए साक्षात्कार के क्या निम्नलिखित उद्देश्य, पहला क्या, व्यक्तिगत सूचनाएँ, यानी कहने का मतलब क्या, व्यक्तिगत का मतलब कि पर्सनल। पर्सनल क्या है, आप मतलब एक दूसरे को सूचना दे सकते। दूसरा क्या, प्रत्यक्ष संपर्क, यानी आमने-सामने स्पष्ट रूप से एक दूसरे से आप संपर्क कर सकते। तीसरा क्या, अवलोकन संभव, अवलोकन मतलब आप लोग एक दूसरे से जो है मतलब बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर क्या, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या कर, उसके जितने भी पहलू हैं, उसके बारे में क्या है, आप बता सकते हैं। उपकल्पना का निर्माण करना, यानी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। फिर क्या, गुणात्मक तथ्यों के लिए मतलब जो भी है, कैसे हम मतलब उसको कर सकते हैं, है ना? तो उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करके उसको तथ्यों को सामने क्या कर सकते, प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर क्या, अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करते हैं। ठीक है, अनुसंधान की परिविधियों से जो भी हमारा मतलब मिल रहा है सूचना, तो उसका क्या है, हम सत्यापन करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आज देखिए हमने आपको टोटल 4 क्वेश्चन स्टूडेंट हमने कराया आपको। ठीक है, टोटल क्या है, आपको 4 क्वेश्चन हमने आज के मॉडल पेपर में कराया, जिसमें आपको 2 लॉन्ग, 1 शॉर्ट और 1 वेरी शॉर्ट। तो इसी तरह से आपको 3-4 हम मॉडल पेपर, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग शेयर कीजिए। देखिए एक बार भी हमने नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बहुत से बच्चे अभी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग शेयर करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा। और एक लाइक से हमें भी क्या है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।